अब बात करते हैं दोस्तों नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता क्या है पता होना चाहिए। ए एक्स इक्वल टू बी की जो फॉर्म होती है वो किसकी फॉर्म होती है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम की फॉर्म होती है। ठीक है। तो देखो इसमें दो कंडीशन आएंगी। पहली चीज़ क्या, कंसिस्टेंट की, कंसिस्टेंसी, इसकी क्या कंडीशन हो गई। ठीक है। और सेकंड इनकंसिस्टेंसी, इसकी क्या कंडीशन होगी। ठीक है ना। कंसिस्टेंसी की और इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन की होगी। तो देखो जब मैंने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कराया था तब मैंने आपको वहाँ पे कंसिस्टेंसी की कंडीशन बताई थी कि याद रखने का तरीका सिर्फ इतना ही है कि तीन सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नॉन सॉल्यूशन। अगर इन यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, इन दोनों में से एक हो, तो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई होती है। अगर मान के चलो नो सॉल्यूशन होते हैं तो वहाँ इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। सेम यहाँ पे है कि नहीं। तो देखो इसको कैसे देखते हैं, कंडीशन फॉर द कंसिस्टेंसी। मान के चलना कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो है ए एक्स इक्वल टू बी, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, इज कंसिस्टेंट। क्या दिया हुआ है, ये कंसिस्टेंट दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि जब ये कंसिस्टेंट है तब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कब होंगे, जब पजेसेस अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन रखेगा इफ एंड ओनली इफ, कब, जब रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए रेशो डी। कोई दिक्कत। अभी ये बात नहीं कर रहे कि कौन सा सॉल्यूशन है, अभी बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। अगर मान के चलो कोई कंसिस्टेंट दिया हुआ है ऑलरेडी, बताया हुआ है कि कंसिस्टेंट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो उसमें सॉल्यूशन होंगे, वो तभी होंगे, तभी एग्जिस्ट करेंगे जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए रेशो बी, जब दोनों का रेशो सेम आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अब कैसे होंगे वो एक बात अलग है। अब बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी की। अब मान के चलो एक सिस्टम दिया हुआ है और बताया हुआ है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी, ये दिया हुआ है, क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है, ये इनकंसिस्ट है, ये दिया हुआ है। अगर इनकंसिस्ट दिया हुआ है तो हैव नो सॉल्यूशन। अगर ये इनकंसिस्ट है तो उसने बता दिया हैव नो सॉल्यूशन। लेकिन कब, ये तभी पता लगेगा हमको जब व्हेन रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ए रेशो। बोलो समझ में कि नहीं, दोनों चीज फर्क आएगा नहीं समझ में। इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या हो गई कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी ऑलरेडी दिया कि इनकंसिस्ट है, तो हैव नो सॉल्यूशन ओनली इफ व्हेन द कंडीशन अप्लाई रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशो बी। क्लियर है ये चीज़। देखो जब नो सॉल्यूशन है तो वहाँ पता ही नहीं है, सीधा सा आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है। लेकिन इसको करने देखते हैं अभी इनमें कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे। देखो सॉल्यूशन है मतलब यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होंगे, दो ही सॉल्यूशन बचे। तो देखते हैं कैसे निकलेगा इसमें सॉल्यूशन। केस नंबर 1, सॉल्यूशन होंगे एक्स की कंडीशन क्या होगी, रैंक ए इक्वल टू रैंक रेशो ए। क्लियर है। मान के चलो आर और एन आपको बताइए, मैंने क्या बता दी। आर मतलब क्या हो गया, रैंक, एन मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एम मतलब क्या हो गया, बताया था ना वो उसमें कि मान के चलो कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे के फॉर्म में है, एम इंटू एन है, तो एम क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्वेशंस हो गई, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक एम इंटू एन वाली फॉर्म पता लगी। अब मान के चलना केस फर्स्ट क्या होता है, अगर इफ रैंक जो है वो लेस देन एन है तो इसका मतलब समझ जाना क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सेम पहले की तरह होमोजेनियस में यही था कि रैंक जो है अगर लेस देन एन हो जाए तो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है। केस नंबर सेकंड देख लो, अगर आर इक्वल टू एन हो जाए तो समझ लेना कौन सा सॉल्यूशन हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे।
बोलो समझ में आया कि नहीं? एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। नॉन होमोजीनियस की कंडीशन क्या होती है? एक्स इक्वल टू पी होती है। दो चीज़ आती है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी किस पर डिपेंड करती है? सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है। तीन सॉल्यूशन मैंने बताए। फर्स्ट सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंसी होती है, इनकंसिस्टेंसी के लिए हैव नो सॉल्यूशन होती है। अब कंसिस्टेंसी आपको बता दे दी कि भाई नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक्स इक्वल टू बी उसने बता दिया कि कंसिस्टेंट है, मतलब यूनिक एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, बट कौन से कब होंगे? उसके लिए सॉल्यूशन तभी होंगे जैसे सॉल्यूशन व्हेन जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशो बी। अगर ऐसा है तो हैविंग अ सॉल्यूशन, बट which one will be unique or infinite? This is depend on the two condition. If case first, if rank of a matrix is less than the number of the variables, means r is less than n, then the infinite number of the solution will exist in the similar manner of the homogeneous system of the equations. And if r is equal to n, meaning rank of a matrix is equal to the number of the variables, then the solution will be unique solution. Okay. And inconsistency मतलब x is equal to b, having the no solution only on when rank of a is not equal to rank of a ratio a by। देखो दोस्तों, इसी पे बेस्ड है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक तीन इक्वेशंस दी हुई हैं, एक्स प्लस के 2y प्लस के जेड इक्वल टू 6, 2x प्लस के वाई प्लस के 2z इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। पूछ रहा है कि कौन से सॉल्यूशन होंगे? यूनिक होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और डी ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा? टू सॉल्यूशन होंगे। तो देखो सबसे पहले हमको एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में बना लेते हैं इसको। तो देखो ए इक्वल टू क्या हो गया? 1 2 1 2 1 2 1 1 और 1। ए एक्स, एक्स मतलब क्या हो गया? एक्स हो गई, वाई हो गई, जेड हो गई। और बी क्या हो गया? 6 6 और 5। तो किस फॉर्म में हो गए? ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में हो गए। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आना चाहिए कि एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म हो गई, मतलब नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो इसमें मतलब क्या निकालना होगा? रैंक ए निकालनी पड़ेगी, यानी इसकी, और एक रैंक निकालनी पड़ेगी ए रेशो बी की, जिसको बोला जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोला जाता है। मैंने बताया था उसमें कि अगर मान ये सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करते हैं? इन दोनों की रैंक पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देते हैं सी, और वो क्या हो जाती है? वही होगी ए बाई बी। सी मतलब क्या हो गया? एक तरीके से ए रेशो बी हो गया, ठीक है दोस्तों, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। देखो 1 है 2 है 1 है 2 है 1 है 1 है 1 है 2 है 1 है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद या फिर एक तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, इधर 6 रेशो में भी लिख सकते हो और डिवाइड में भी लिख सकते हो, 6 6 और 5, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें लगाना है आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो फर्स्ट जो रहता है वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। उसको तो हमको 1 अगर नहीं भी होता तो करना पड़ता। बाकी के इसमें लगाते चलो। देखो सबसे पहले लगा देता हूँ R2 वाले में। R2 इक्वल टू क्या आएगा? R2 माइनस का 2R1, ठीक है। और क्या लगा देता हूँ उसमें? R3 का लगा देता हूँ। R3 क्या लगा देता हूँ मैं इसमें? R3 माइनस के R1। क्यों लगा दिया R3 माइनस? तो 1 माइनस 1 0 हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट को देखो, बाकी से मतलब मात्रा को बिल्कुल भी उनको बाद में देखेंगे, पहले ये 0 करना होता है, ये 0 करना होता है, ठीक है। तो देखो क्या निकल के आएगा यहाँ से? देखो 1 है 2 है और 1 है ऑलरेडी, और इधर क्या हो गया? 6। इसमें तो हमने चेंज ही नहीं किया। अब यहाँ से चेंज होगा। देखो 2 माइनस के 2 इंटू 1 0, 1 माइनस के -3 और 2 माइनस के 1 यानी कि 0, क्लियर है। और 6 माइनस के 2 इंटू 6 माइनस के 6 हो जाएगा, वो सब में लगेगा, ठीक है ना। ये मत सोचना है सिर्फ यहाँ तक लगेगा। इसका R3 माइनस R1 यानी 0, और 1 माइनस 2 माइनस के 1 0, और 5 माइनस वाई माइनस के माइनस के 1 हो गया। इसके बाद देखो क्या कर सकते हैं इसमें R2 में 3 से डिवाइड कर सकते हैं,
कर सकते हैं ना दोस्तों, दिख रहा होगा इस कंप्लीट में 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, R2 1/3 R2, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, आप अपने में करके देखना और डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो R2 करना है 1/3 R2 से, तो ये मिल जाएगा देखो 1 2 1 6 0 -1 0 और -2 0 -1 0 और -1, ये निकल के आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक अब क्या करूँगा, इनको प्लस कर दूँगा, किसको प्लस कर दूँगा, इसको प्लस कर दूँगा। देखो क्या निकल के आ जाएगा, R3 = R3 प्लस के R2, ठीक है ना। मतलब क्या, R3 प्लस नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसको माइनस करना है ना। तो R3 माइनस के R3 माइनस के R2 करेंगे इसमें, R3 माइनस के R2। देखो क्या निकल के आएगा, 1 2 1 6 0, तो यही R3 माइनस के R2 यानी माइनस के 1 0 -2। अब देखो R3 माइनस R2, देखो 0 तो है, -1 1 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इधर क्या जाएगा, -1 + 2 यानी V1 हो जाएगा। ये बोलो सही है यहाँ तक। इसके बाद और कुछ पॉसिबल है, और इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो रैंक है वो क्या निकल के आएगी, 3, है ना। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक ऑफ A/B, इसकी क्या निकल के आई रैंक, इस कंप्लीट की रैंक जो निकल के आई वो आई 3। समझ में आई, ये A/B का मतलब इस कंप्लीट में देखना है, क्या निकल के आई 3, जिसे C भी बोल सकते हैं। और रैंक ऑफ A क्या निकल के आई है, वो यहाँ तक देखनी है। रैंक ऑफ A कहाँ तक देखनी होती है, यहाँ तक। इसकी क्या होगी रैंक, 2 1 और 2, थर्ड तो 0 है, ये हो गया। यानी कहने मतलब क्या हो गया, रैंक ऑफ A, ठीक है ना, इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A/B हैविंग नो सॉल्यूशन। मैंने बताया था इक्वल होती तब इसके सॉल्यूशन होते हैं, और वो कैसे निकलते हैं वो एक अलग चीज़ हो जाती। लेकिन इज़ नॉट इक्वल टू मतलब क्या निकल के आ गया, हैविंग द नो सॉल्यूशन। ये आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन।